नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेंटर फॉर एम्बिशन के यूट्यूब चैनल पर। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में हम लोग घटना चक्र और उसके लास्ट ईयर के क्वेश्चन लगा रहे थे, है ना। हमने लास्ट वीडियो में राष्ट्रीय आंदोलन और उससे संबंधित चीज़ें शुरू की थी। उसी क्रम में आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र केस के मामले पर फांसी पर चढ़ा दिया था, है ना। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी घटनाओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना है दोस्तों, जिसको हम लोग काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। ये काकोरी षड्यंत्र केस, इसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। 9 अगस्त 1925 को यह घटना घटी, जिसमें कुछ क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश के राजस्व जो एक ट्रेन के माध्यम से लखनऊ से सहारनपुर की तरफ जा रहा था, तो उसको जो है लूटने का प्रयास किया था। उसी घटना को दोस्तों काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह घटना काकोरी स्टेशन पर हुई थी, इसीलिए इसको जो है काकोरी घटना के नाम से जान रहे हैं। इसमें बाद में बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई और उसी गिरफ्तारी में कई सारे लोगों को फांसी की सजा भी दी गई थी। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो भगत सिंह हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं और बटुकेश्वर दत्त हैं। तो दोस्तों भगत सिंह का मामला इसमें है नहीं, क्योंकि भगत सिंह 1926 के बाद राजनीति में सक्रिय होते हैं, तो उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन दो को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, इसका आंसर सी होगा। राम प्रसाद बिस्मिल को जो है इसमें गिरफ्तारी की गई थी और उनको फांसी भी दी गई थी। इनके साथ और भी कई सारे लोग थे। इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि ये चंद्रशेखर आजाद जो हैं दोस्तों, एक सवाल पूछा जाता है कि ये काकोरी केस में कौन बच के निकल गया था। तो काकोरी घटना केस में चंद्रशेखर आजाद जो हैं ये गिरफ्तार नहीं हुए थे और लगभग लोगों की गिरफ्तारी की गई थी इसमें, और उनको सजाएं भी दी गई थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। हम लोग इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में हम एक और बात ध्यान रख सकते हैं। एक इनका बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। तो ये स्टेटमेंट भी पूछा गया, ये भी ध्यान रख लेंगे। और भी कुछ बातें हैं, तो वो हम जो है सवाल के माध्यम से देखेंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट संस्था है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको हम लोग HRA के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये एक राजनीतिक संगठन है जो मुख्य रूप से दोस्तों जब 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तो दोस्तों कुछ लोग गांधी से नाराज हो गए थे, है ना, जिसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है ना। CR दास और मोतीलाल नेहरू दोस्तों, तो ये दो नाम हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। CR दास, मोतीलाल नेहरू, इन दो लोगों ने दरअसल एक पार्टी की स्थापना की थी दोस्तों, जिसको हम लोग स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। ये CR दास और मोतीलाल नेहरू दोस्तों, ये उस समय के कांग्रेस पार्टी में एक वरिष्ठ नेता रहे थे, मुख्य रूप से वरिष्ठ सदस्य हैं। तो इसीलिए इनको स्वराज पार्टी, इस स्वराज पार्टी को 1923 में दोस्तों, जनवरी 1923 में इस पार्टी की स्थापना की गई थी। तो ये कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ लोग थे जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की। लेकिन दोस्तों उस समय के कुछ युवा वर्ग था जो स्वराज पार्टी या इसकी गतिविधियों से असंतुष्ट नहीं था। जैसे स्वराज पार्टी का उद्देश्य ये था दोस्तों कि विधानसभा में शामिल होकर ब्रिटिश की गतिविधियों को ब्रेक किया जाए। तो ये इस
पार्टी की जो है उद्देश्य था, पर्पज था। तो इसीलिए जबकि जो भारत का युवा वर्ग था दोस्तों, वो इस गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहता था या वो विधानसभा में जाने के योग्य नहीं था, ये वाली बात है। तो उन्होंने दरअसल दोस्तों अलग से एक पार्टी की स्थापना की डिमांड कर दी थी, जिसको हम लोग HRA के नाम से जानते हैं। HRA का गठन दोस्तों 1924 में हो रहा है, इस पार्टी के जस्ट बाद। तो यहाँ आप स्वराज पार्टी को ध्यान रखिएगा, मोतीलाल नेहरू, CR दास का नाम ध्यान रख लेंगे, और उसी में आगे चल करके कुछ युवाओं ने कानपुर में दोस्तों ये पार्टी HRA का गठन जो है दोस्तों कानपुर में हो रहा है, कानपुर में, क्लियर है, जिसको 1924 में इस पार्टी की स्थापना हुई है। अब इस पार्टी का उद्देश्य दोस्तों है क्रांतिकारी घटनाओं को बढ़ावा देना, है ना, और इसीलिए दोस्तों इस HRA के लोगों ने मुख्य रूप से पहली क्रांतिकारी घटना को अंजाम दिया था, उसको हम लोग काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं, क्लियर है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन 1924 में इस पार्टी की स्थापना हुई। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, UPPCS प्रीलिम्स 2014 में पूछा गया सवाल है ना। पढ़िएगा स्टेटमेंट, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारी में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी मां का दूध पीऊंगा या दूध लूंगा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के बारे में ध्यान रखेंगे, है ना, कि अपनी फांसी से पूर्व क्रांतिकारी ने क्या कहा, जिसको पीने के लिए दूध दिया गया था तो उसने दूध पीने से इनकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट जो है पूछा जा रहा है किसका है, राजगुरु है, अशफाक उल्लाह खां है, राम प्रसाद बिस्मिल है और भगत सिंह है ना। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल का है। राम प्रसाद बिस्मिल ने स्टेटमेंट दिया था कि मैं या दूध पीने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मैं केवल दूध अपनी मां का पीऊंगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल ने। और यही राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में ध्यान रखेंगे, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है ना, देखना है जोर कितना है कातिल में है। तो ये स्टेटमेंट भी ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से काकोरी कांड से कौन जुड़ा क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था। तो दोस्तों हमने पहले प्रश्न में आपको बताया था कि काकोरी घटना से कौन निकल गया था, क्यों बच के निकल गया था, है ना। तो ध्यान रखेंगे सत्येंद्रनाथ बख्शी, मुकुंदी लाल, है ना, चंद्रशेखर आजाद। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने भी बताया था कि चंद्रशेखर आजाद जो हैं इस क्रांतिकारी घटना से अपने आप को बच गए थे पूरी तरीके से, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था दोस्तों। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, अलीपुर षड्यंत्र केस दोस्तों 1908 का घटनाक्रम है ना, और कहां पर था ये, बंगाल में, ठीक है। और किसका बचाव हो रहा है, अरविंद घोष का बचाव किया था, अरविंद घोष का बचाव किया था। दोस्तों अलीपुर षड्यंत्र केस के बारे में यह है कि ये क्रांतिकारी घटना थी जिसमें बंगाल के कुछ क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, उन पर अवैध हथियार रखने का आरोप लगाया गया था, है ना, हथियार, गोला बारूद, इस तरह की चीजें रखने का आरोप लगाया गया था। इसलिए दोस्तों अरविंद घोष को वहां से गिरफ्तार किया जा रहा है ना। तो उसमें वैसे बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, सजाएं भी दी गई थी, लेकिन पूरी ताकत के साथ इनमें से किसी एक व्यक्ति ने अरविंद घोष का दोस्तों बचाव किया था, है ना, और उनको वहां से बचा भी लिया था, सजा नहीं हुई थी। तो दोस्तों ऑप्शन है चित्तरंजन दास, WC बनर्जी, मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू, क्लियर है। तो दोस्तों ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास, जिनको हम लोग CR दास के नाम से जानते हैं।
तो CR दास ने मुख्य रूप से ये इस तरीके की अरविंद घोष को इस केस से बचाने का प्रयास किया था। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान क्या था दोस्तों? एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ क्रांतिकारियों के लिए दोस्तों आतंकवादी शब्द लिखा गया है, तो ये पुरानी NCERT में ऐसा शब्द हमको देखने के लिए मिलता है ना। और ये सवाल भी थोड़ा सा IAS प्रीलिम्स 1995 में पूछा गया है। तो 2015 के बाद दोस्तों ये आतंकवादी शब्द NCERT से हटा दिया गया है। थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है ना, क्योंकि उस समय के लेवल पर जब इतिहास लेखन की बात हो रही तो वो ब्रिटिश के द्वारा चीज़ें लिखी गई थी, उस ब्रिटिश के माध्यम से इन सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया गया था, तो इसीलिए इस शब्द प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन हम केवल क्रांतिकारी शब्द यूज करेंगे तो ज़्यादा ठीक है ना। बाकी आज नई किताबों में शब्द नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती दोस्तों। तो ये बर्रा डकैती किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ घटनाक्रम है? बर्रा दोस्तों दरअसल एक स्थान का नाम है, प्लेस का नाम है, और वहां डकैती हुई, चोरी हुई है। मैंने आपको बताया था कि क्रांतिकारियों का एक उद्देश्य हुआ करता था कि ब्रिटिश के उन क्षेत्रों पर आक्रमण करना जहां से या तो वो राजस्व इकट्ठा करते थे या उनका गोला बारूद हथियार रखा होता था, तो गोला बारूद पर आक्रमण किया जाता था। उसी प्रक्रिया को कहा जा रहा है कि ये बर्रा डकैती। बम्बई कर्नाटक में था, पंजाब में था, मद्रास में था, या पूर्वी बंगाल का? तो दोस्तों बर्रा डकैती का संबंध पूर्वी बंगाल से है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर C ध्यान रखिएगा। क्रांतिकारियों का एक महत्वपूर्ण घटना है बर्रा डकैती, जो बंगाल में घटित हो रही है। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था ना? व्हेन वाज द अटेम्प्ट मेड टू assassinate किंग फोर्ट इन मुजफ्फरपुर? तो मुजफ्फरपुर में दोस्तों इसको हम लोग मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस के नाम से भी जानते हैं। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस। क्लियर है, तो यहाँ ये किंग्सफोर्ड, दरअसल किंग्सफोर्ड दोस्तों कौन था? तो ये एक जज है जिसको हम लोग बंगाल में एक बदनाम जज के नाम से जानते थे। बदनाम जज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस जज पर कई सारे आरोप लगाए गए थे कि इसने बहुत से सारे भारतीयों को, निर्दोष लोगों को पनिश करने का प्रयास किया है, दंड देने का प्रयास किया है, तो इसलिए इसको जो है बदनाम जज कहा जा रहा है। तो दोस्तों प्रफुल्ल चाकी है ना, और उनके एक मित्र के द्वारा 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, है ना। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, दो लोगों के नाम ध्यान रखेंगे इस घटना में। एक खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। क्लियर है, दो लोगों के नाम ध्यान रख लेंगे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो इन दोनों लोगों ने इस घटना को दोस्तों अंजाम दिया था। इस घटना में होता क्या है कि किंग्सफोर्ड तो दोस्तों बच जाता है, इसमें कुछ महिलाओं की डेथ होती है, लेकिन इस घटना को हम लोग किंग्सफोर्ड के नाम से जो है मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों के नाम ध्यान रखिएगा। खुदीराम बोस दोस्तों, खुदीराम बोस को पकड़ करके जो है फांसी की सजा दी गई थी। क्लियर है, इनको फांसी दे दी गई थी। और प्रफुल्ल चाकी ने दोस्तों आत्महत्या कर ली थी डर की वजह से, है ना, क्योंकि इस घटना के बाद पकड़ धकड़ चल रही थी, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, तो उसमें उनके साथी खुदीराम बोस को दोस्तों अरेस्ट कर लिया गया था और उनको फांसी दे दी गई थी। इसी डर की वजह से प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं आत्महत्या कर ली थी। तो इस घटना को जो है मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जा रहा है। तो ये घटना 1908 की है दोस्तों, ध्यान रख लेंगे। अगला क्वेश्चन यही है कि खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, है ना। बिहार PCS में पूछा गया क्योंकि मुजफ्फरपुर का मामला था, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। झारखंड PCS का क्वेश्चन है ना,
कि वरिंद्र कुमार घोष ने के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। दोस्तों, ये वरिंद्र कुमार घोष एक क्रांतिकारी है ना, और एक क्रांतिकारी संगठन बना रहे हैं कहां पर, बंगाल में। तो दोस्तों महत्वपूर्ण है 1902 में, क्लियर है, 1902 में एक अनुशीलन समिति का गठन किया जा रहा है दोस्तों, क्लियर है। वैसे बंगाल में अलग अलग स्थानों पर अनुशीलन समिति के नाम से कई सारे संगठन बनाए गए थे, है ना, जिनका उद्देश्य मुख्य रूप से ब्रिटिश पर आक्रमण करना, उनके खजानों को लूटना, उनके शस्त्रागार पर आक्रमण करना, ये इस समिति का उद्देश्य रहेगा। और गुप्त रूप से आंदोलन की गतिविधियों को बनाए रखना इन समिति का उद्देश्य रहेगा। तो ये दोस्तों अनुशीलन समिति वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा गठित की जा रही है 1902 में। लेकिन मैंने कहा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, पी मित्रा एक नाम आता है, पी मित्रा। तो पी मित्रा के माध्यम से भी एक अनुशीलन समिति दोस्तों 1906 में ढाका और उसके आसपास के स्थानों के लिए स्थापित की जा रही है। तो मैंने कहा कई सारी संगठन थे, नाम उनका कॉमन था, अनुशीलन समिति, जो बंगाल में क्रांतिकारी घटनाओं को बढ़ावा दे रही थी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन या गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन है अभिनव भारत। तो ये अभिनव भारत दोस्तों किसके द्वारा गठित किया जा रहा है, क्लियर है। तो दोस्तों खुदीराम बोस, वीडी सावरकर, प्रफुल्ल चाकी और भगत सिंह। आईएएस प्रीलिम्स में आया हुआ सवाल है, लोअर पीसीएस में आया हुआ सवाल है। तो ये अभिनव भारत दोस्तों, इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि देख लीजिएगा। ये आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वीडी सावरकर के द्वारा। दोस्तों 1899 में मित्र मेला नाम का संगठन बनाया गया था, मित्र मेला, ठीक। और ये मित्र मेला संगठन भी दोस्तों वीडी सावरकर के द्वारा ही बनाया गया था, क्लियर है। लेकिन आगे चल करके इस मित्र मेला का नाम चेंज करके दोस्तों 1904 में, ध्यान रखेंगे 1904 में, 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया था, अभिनव भारत कर दिया गया, क्लियर है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे वीडी सावरकर के द्वारा ऐसी अभिनव भारत गठन किया गया, जो 1904 में मुख्य रूप से हमें नजर आ रहा है कि 1904 में संस्था का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। तो दोस्तों अभी हम लोग प्रश्न नंबर लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा था कि अनुशीलन समिति वरिंद्र कुमार घोष, है ना, के द्वारा स्थापित की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी ध्यान रख लेंगे, वरिंद्र कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति महोत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव बन गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया। तो दोस्तों महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव, ये दो कार्यक्रमों को शुरुआत की गई थी, जिनका उद्देश्य दोस्तों मुख्य रूप से ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठा किया जाए और उनके साथ राजनीतिक अधिकारों को, राजनीतिक प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाए, उनके साथ बातचीत की जाए, अपनी बात कही जाए, उनकी बात सुनी जाए। तो वो एक धार्मिक प्रक्रिया का सहारा जरूर लिया गया था दोस्तों, लेकिन बाल गंगाधर तिलक का जो दृष्टिकोण था, ध्यान रखिएगा, वो धार्मिक प्रवृत्तियों को बढ़ाना बिल्कुल नहीं था उस समय के मामले में। ये मामला 1896 में 1896 में शुरुआत किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे गणपति उत्सव जो है 1896 में शुरू हो रहा है, और इसी समय दोस्तों उन्होंने जो है शिवाजी महोत्सव को भी शुरुआत किया था, शिवाजी महोत्सव, क्लियर है। तो ये दो कार्यक्रमों का आयोजन या उत्सवों का आयोजन जो है
बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से शुरू किया जा रहा है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, है ना। यहाँ आप शिवाजी महोत्सव को भी ध्यान रख लेंगे। गणेशपति महोत्सव पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लेकिन ये दोनों को शुरू करने का काम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। मैंने एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये तिलक के द्वारा ये कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, इसमें कहीं पर भी दोस्तों धार्मिक एलिमेंट शामिल नहीं था उनके मनोविकास में देखेंगे, लेकिन बाद में दूसरे लोगों ने उसको ये धार्मिक रूप देना शुरू कर दिया था, और इसका गलत प्रभाव जो है मुख्य रूप से मुस्लिम समाज पर भी पड़ा, है ना। और लोगों को ब्रिटिश के द्वारा बांटो राज करो की नीति का जो सहारा दिया गया, जो बातें बताई गई, उसमें इस बात को दोहराया गया कि गणेश महोत्सव हो रहा है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं धार्मिक एलिमेंट को दर्शाती हैं। तो फिर बाद में मुस्लिम समुदाय के द्वारा भी कुछ इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दिया गया। और इसी तरीके दोस्तों 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ, तो बंगाल विभाजन दौरान भी गंगा स्नान हो रहा है, रक्षाबंधन राखी बांधी जा रही है, वहाँ भी कुछ हिंदू एलिमेंट जैसी चीज़ें शामिल हो रही हैं। और बाद में 1906 में जब मुस्लिम लीग का गठन हो गया दोस्तों, तो यहाँ से भारत के विभाजन की नींव पहली बार पड़ जाती है। क्लियर है। और फिर बाद में मामला ये था कि हिंदू महाजन सभा का गठन हो जा रहा है, मुस्लिम लीग का गठन हो गया, 1925 में आरएसएस का गठन हो गया। तो दोस्तों कमी दोनों तरफ से नहीं थी, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, मुख्य रूप से दोनों ही लोगों ने इस विभाजन की प्रक्रिया को बढ़ाने में योगदान दिया दोस्तों। और इसको तीव्र गति से बढ़ाया ब्रिटिश ने अपनी नीतियों के माध्यम से। तो बाद में ये परिणाम हमको दोस्तों 1947 में एक विभाजन के तौर पर नजर आ रहा है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आईएएस प्रीलिम्स 1998 में पूछा गया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, पढ़ते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी, क्लियर है, आप जब नेशनल मूवमेंट पढ़ते हैं दोस्तों, तो नेशनल मूवमेंट में आपको दो तरीके की विचारधारा देखने को मिलती हैं, एक है उग्रवादी और दूसरे हैं उदारवादी, है ना। उग्रवादी और दूसरी विचारधारा है दोस्तों उदारवादी, उदारवादी, है ना। उग्रवादियों को दोस्तों हम लोग जो हैं गर्मपंथी के नाम से भी जान लेते हैं, कभी एक बार इनको जो है गर्मपंथी भी कहा जाता है ना। और उदारवादियों को जो है दोस्तों नरमपंथी भी कहा जाता है। क्लियर है, इनको नरमपंथी के नाम से भी जान लेते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह की चीजें हैं। अब सवाल दोस्तों उग्रवादियों से है ना, पढ़ते हैं हम लोग। पूछा जा रहा है उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन एक निरूपित करता है। तो उग्रवादियों की विचारधारा और उदारवादियों की विचारधारा, ये दोनों की विचारधारा में दोस्तों अंतर था, और एक बारीक अंतर यही है, वही अंतर इसमें पूछा जा रहा है। पढ़ लेते हैं पहले क्या कह रहे हैं। आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना। इसका मतलब यह हुआ कि हमें विदेशी वस्तुओं को नकारना है और अपनी स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना है। ये विचारधारा थी दोनों की इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक साधनों और याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से सुशासन प्राप्त करना। तो जो संवैधानिक साधनों की बात हो रही, याचिकाओं की बात हो रही, उनके स्थान पर आक्रामक संसाधनों के माध्यम से सुशासन प्राप्त करना, है ना। दूसरा है देश को आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना। सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बलात् राज परिवर्तन संगठित करना दोस्तों। क्लियर है। तो आप अगर देखें, मैं एक लाइन में अगर दोनों के बीच अंतर क्लियर हो जाए, तो ये गर्मपंथी दोस्तों इनका मामला ये था। पहले नरमपंथियों की बात करते हैं। जब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है तो 1885 में दोस्तों कांग्रेस की स्थापना हो रही है, और कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर 1905 तक का जो फेज है उसको हम लोग नरमपंथी के नाम से जानते हैं। वो नरमपंथियों का उद्देश्य दोस्तों ये होता था कि संविधान के दायरे में रह करके अनुनय विनय के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। क्लियर है। अर्थात
नरमपंथियों के कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार की हिंसा शामिल नहीं थी दोस्तों, किसी प्रकार का प्रतिरोध, हिंसात्मक प्रतिरोध शामिल नहीं था दोस्तों। क्लियर है। जबकि उदार उग्रवादियों के कार्यक्रमों में हिंसात्मक तत्व शामिल था दोस्तों। वो अनुनय विनय पत्र पत्रिकाएं संवैधानिक दायरे इसकी बात नहीं करते थे, वो कहते थे कि ईंट का जवाब ईंट से दिया जाएगा। क्लियर है। तो दोस्तों ये जो लाइन लिखा हुआ है कि संवैधानिक साधन और याचिकाओं के स्थान पर, ये जो बात है ना दोस्तों, ये नरमपंथियों की बात है। क्लियर है। के स्थान पर आक्रामक संसाधनों से स्वशासन प्राप्त करना। आक्रामक का मतलब दोस्तों यहां पर जो है वो एग्रेसिव है ना, ये हिंसात्मक एलिमेंट को बढ़ावा दे रहा है, उसकी बात हो। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उदारवादी उग्रवादी में बेसिक अंतर है ये। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी 98 में पूछा गया आईएएस में। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका क्या कारण था दोस्तों। एक बड़ा कार्ड आपको नजर आएगा कि उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। तो दोस्तों जो नेशनल मूवमेंट चल रहा, जिसमें हमने अभी बताया कि उदारवादी और उग्रवादी दो लोग इसमें शामिल थे, तो उग्रवादी दोस्तों मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाए, है ना। उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका क्या कारण था दोस्तों। तो ये अगर आप देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक एक उग्रवादी नेता है दोस्तों। तो तिलक, बाल गंगाधर तिलक हो, अरविंद घोष हो, बिपिन चंद्र पाल हो, या फिर लाला लाजपत राय दोस्तों, ये सब उग्रवादी नेता हैं, है ना, जिनको हम लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये मुस्लिम समाज को, मुस्लिम लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाए, इसका एक बड़ा कारण ये था कि ये सारे के सारे लोग, जो मैंने अभी कहा कि इनका पर्पज चाहे बेशक कुछ भी रहा हो, कि धार्मिक प्रक्रियाओं को उन्होंने अपने कार्यक्रम में शामिल किया, यही ब्रिटिश ने मुसलमानों को भड़काया कि ये सारी चीजें ठीक नहीं हैं। उन्होंने कांग्रेस को हिंदू संगठन तक कह दिया था। तो ये इसलिए नहीं उनके साथ जुड़ पा रहे हैं क्योंकि ये उग्रवादी दोस्तों धार्मिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे तिलक, हमने कहा कि गणित महोत्सव को बढ़ावा दे रहे थे, है ना, शिवाजी महोत्सव को बढ़ावा दे रहे थे। बंगाल विभाजन हो रहा है तो वहां भी गंगा स्नान हो रहा है। तो ये धार्मिक कर्मकांड दोस्तों कहीं ना कहीं मुसलमानों को दूर करने का काम कर रहे थे। क्लियर है। तो वही चीज है, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं, उन पर सैयद अहमद खां का प्रभाव था दोस्तों। नहीं, सैयद अहमद खां का मामला ऐसा नहीं था। उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण था। नहीं, उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण नहीं था दोस्तों। वो मैंने कहा कि शुरू से ही, चाहे वो कोई भी धार्मिक कर्मकांड कर रहे हों, लेकिन उनका उद्देश्य मुसलमानों के विरोध को लेकर के नहीं था। मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव था, ये भी नहीं था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ये है कि उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने का मामला था। क्लियर है। द पॉलिसी ऑफ एक्सटरमिनेशन द होप ऑफ हिंदू पास्ट, ये हिंदू अतीत का आलाप। तो ये धार्मिक परंपराएं चल रही थी, गणेश महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, ये हिंदू परंपरा को जोड़ने की बात कर रहा था, इसीलिए मुसलमानों को ये अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाए दोस्तों। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएएस प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उन्होंने मतलब इनमें से तीनों में से एक की बात हो रही, चारों में से, उन्होंने मेजनी, ये मेजनी इटली के शासक हैं, गेरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका के कुछ समय के लिए अमेरिका में रहे। वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू दोस्तों। ध्यान रखेंगे कि लाला लाजपत राय जो हैं, ये मेजनी से बहुत प्रभावित हुए थे। क्लियर है। और लाला लाजपत राय ने मेजनी को अपना राजनैतिक गुरु बना लिया था। क्लियर है। पॉलिटिकल टीचर बनाया था मेजनी को, ये प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिन्होंने मेजनी, गेरिबाल्डी, शिवाजी, कृष्ण की जीवनी को पढ़ा था और ये प्रभावित हुए थे उन सब से। क्लियर है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, लाला लाजपत राय।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति का जनक के रूप में जाना जाता है? तो जब दोस्तों नेशनल मूवमेंट का पार्ट जब चल रहा है तो एक अंग्रेज हैं जिनका नाम है, आगे नाम आएगा वैलेंटाइन शिरोल। दोस्तों ये अगले प्रश्न में दे दिया गया है, वैलेंटाइन शिरोल। तो दोस्तों वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक द इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट, तो इंडियन अनरेस्ट में दोस्तों वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कह दिया था। क्लियर है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखेंगे किसने कहा था, तो वैलेंटाइन शिरोल ने कहा है। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था, तो वैलेंटाइन शिरोल ने। किसमें कहा, इंडियन अनरेस्ट ने। और इसलिए दोस्तों 1915 के बाद बाल गंगाधर तिलक जो हैं ब्रिटेन चले जाते हैं मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के लिए। किस पर? वैलेंटाइन शिरोल पर। ठीक है, इंडियन अनरेस्ट इस पुस्तक में वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कह दिया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? चलो पढ़ते हैं। वह ब्रह्म समाजी नेता, समाज सुधारक थे। तो दोस्तों ठीक है, बिल्कुल सही बात है। वह न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया, यह भी सही बात है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, न्यू इंडिया एक समाचार पत्रिका है जो किसकी है, बिपिन चंद्र पाल की। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोनों ऑप्शन सही है। क्लियर है? आर 2023 में पूछा गया सवाल था बिपिन चंद्र पाल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना विरोध की नीति करने का आरोप लगाया था? है ना, ऑप्शन है लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह। प्रारंभ में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो हमने कहा कि कांग्रेस ने अपनी रणनीतियों में यही सारी चीजें शामिल की थी कि हम जो है अनुनय विनय के माध्यम से, संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से, आदि के माध्यम से जो है आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो लिखा जा रहा है प्रार्थना याचना ये सब करने का जो है काम किया था। तो कहा जा रहा है ये आरोप दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। निम्न इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद का उल्लेख नेताओं में से नहीं था? तो हमने दोस्तों बताया आपको एक उदारवादी उग्रवादी दो तरीके के नेता थे। तो उग्रवादियों में आप उदारवादियों में कुछ नाम दोस्तों ध्यान रख लीजिएगा, जैसे एक तरफ हैं उदारवादी और दूसरी तरफ हैं उग्रवादी। ठीक, तो इसमें फिरोज शाह मेहता, है ना, दादा भाई नौरोजी, ठीक, दिनसा वाचा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि नेता हैं जो उदारवादी। अब कुछ उग्रवादी नेताओं का नाम ध्यान रख लेंगे। तो हमने बताया था बाल, पाल और लाल, ये तीन नाम आप ध्यान रख लेंगे जो उग्रवादी नेता। बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, है ना, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, है ना, अरविंद घोष, अरविंद
घोष। तो ये कुछ राष्ट्रवादी नेता हैं जिनको उदारवादी उग्रवादी के नाम से हम लोग जान रहे हैं, है ना, अरविंद घोष। अब देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी के रूप में नहीं जाना जाता है? क्लियर है? तो अभी आपने देखा था, एक बार फिर देख लीजिएगा, है ना, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि कौन उदारवादी है, कौन उग्रवादी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। तो पूछा जा रहा उग्र राष्ट्रवाद के नेताओं में नहीं था, तो बिपिन चंद्र पाल हैं, लाला लाजपत राय हैं, लोकमान्य तिलक हैं। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों एक नाम और आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, उदारवादियों में गोपाल कृष्ण गोखले, ये उदारवादी है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों कौन है? उदारवादी है। ठीक है, बाकी के गर्म उग्रवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल गरम दल का उद्भव हो गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट बात है दोस्तों, ये घटनाक्रम है स्वदेशी आंदोलन से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर ये होगा। हुआ क्या था कि जब 1905 में दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ तो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। अब स्वदेशी आंदोलन जो चल रहा था दोस्तों, ध्यान रखेंगे, बंगाल विभाजन के विरोध में चल रहा है स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन जो है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि उदारवादी उग्रवादी ये चाह रहे थे कि आंदोलन की समय सीमा क्या रखी जाए, उसका विस्तार कहां तक हो। तो उदारवादी चाह रहे थे कि बंगाल तक सीमित रखा जाए, और उग्रवादी चाह रहे थे कि इस आंदोलन का प्रसार किया जाए, क्लियर है, बंगाल के बाहर भी चलाया जाए। इसीलिए दोस्तों 1907 में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी उदारवादियों के बीच विवाद हो जाता है, और इसी विवाद के कारण जो है दोनों अलग हो जाते हैं, जिनको गरम दल नरम दल के नाम से जाना जाता है। तो ये कांग्रेस का जो विभाजन है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, 1905 में हो रहा है, ये स्वदेशी आंदोलन की वजह से हुआ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया? तो दोस्तों गांधी के पदार्पण, यहाँ पदार्पण का गांधी की एंट्री से है दोस्तों, इसका मतलब 1915 से पहले दोस्तों, क्लियर है, 1915 से जस्ट पहले, है ना। इसमें लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल इवेंट इन्फ्लुएंस्ड द कोर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया पेयर टू द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। तो गांधी से पहले 1915 से पहले कौन कौन सी घटना घटी जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को चेंज कर दिया था, क्लियर है। तो 1898 के इटली अबशीनिया युद्ध ने, चीन के बक्सर आंदोलन ने, आयरलैंड क्रांतिकारी आंदोलन ने, रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। तो दोस्तों यहां ध्यान रखना है कि 1898 में इटली अबशीनिया युद्ध ने, तो दोस्तों अफ्रीका में अबसीनियाई लोगों ने जो है इटली को पराजित कर दिया था। तो ये इटली की पराजित हो रही है दोस्तों, इटली जो है यहाँ पराजित हो रहा है। इस इटली की पराजित ने यह सिद्ध कर दिया था कि यूरोप के देश जो हैं पराजित हो सकते हैं। ब्रिटेन ये छवि लेके पूरे विश्व में घूम रहा था कि यूरोप कभी पराजित नहीं होता, लेकिन इटली ने इटली को अफ्रीका के छोटे से देश ने, लोगों ने जो है इसको पराजित कर दिया था। तो यूरोप का जो एक छवि बनी हुई थी अपराजय की, वो धूमिल हो जाती है दोस्तों, क्लियर है। चीन के बक्सर आंदोलन ने, चीन में बक्सर आंदोलन जो है ब्रिटिश के खिलाफ हुआ, और इसमें कहीं ना कहीं जो है ब्रिटिश की पराजय हो रही है। और इसका सबसे बड़ा एक रीजन आप देखेंगे कि इसी समय जो है जापान ने दोस्तों रूस को पराजित कर दिया, क्लियर है, जापान ने रूस को पराजित कर दिया था। तो ये अब जापान ने रूस को पराजित कर दिया, रूस भी मुख्य रूप से यूरोप का पार्ट था,
तो यूरोप के अपराजय का एक और जो बड़ा उदाहरण हमको जापान के द्वारा दिखता है कि छोटे से देश ने रूस को पराजित कर दिया। तो यहां भी यूरोप की छवि धूमिल हो गई। आयरलैंड के क्रांतिकारियों के आंदोलन ने, आयरलैंड में आंदोलन चल रहा था ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ में, वहां भी ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें थी। रूस जापान युद्ध में जापान की विजय, तो ये भी मामला वही जो मैंने आपको बताया था, ये भी ठीक था। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट ठीक है जिन्होंने दरअसल भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाने का प्रयास किया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। क्लियर है, सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चढ़ 1885-1905 के निम्न कथनों पर विचार करिएगा। आधुनिक यूरोप की समृद्धि लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक संस्कृति का समर्थन किया। ये उदारवादियों की बात हो रही है कि आधुनिक यूरोप की समृद्धि लोकतांत्रिक वैज्ञानिक संस्कृति का समर्थन किया, बिल्कुल सही बात है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू की कड़ी आलोचना की दोस्तों, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। उदारवादियों की एक बड़ी सफलता दोस्तों ये रही कि इन्होंने जो है जैसे दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दे दिया, तो ये इनकी बड़ी सफलता रही थी। इन्होंने ब्रिटिश का जो एक धूमिल चेहरा था उसको उजागर कर दिया था, वो आर्थिक नीतियों को उजागर कर दिया था कि ब्रिटिश भारत का शोषण कर रहे हैं। धन निष्कासन के माध्यम से यही बात कही गई थी। तो ये कौन सा सही होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा, है ना। चलिए, तो ये हमने जो है नेशनल मूवमेंट के कुछ क्वेश्चन को दोस्तों कवर किया है। आगे हम सेकंड पार्ट में दोस्तों अगला और भी क्वेश्चन कुछ कवर करेंगे। इसके माध्यम से हम लोग 1947 तक की चीज़ों को कवर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।